हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। भाई इस समय आलस तो सब आ रहा होगा, ठंडी का मौसम है, जगह जगह पे बारिशें भी हो रही हैं, तो बिस्तर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि काश सो ही जाते। तो लेकिन मुश्किलें आती हैं, इन मुश्किलों को झेलना पड़ेगा आपको और झेल के अपनी मेहनत को करना पड़ेगा। देखिए, मंजिल क्या है, सबसे जो खूबसूरत पल होता है वो तो होता है सफर। कि आप अपने मंजिल के पाने में जो सफर तय करते हैं ना, कि आपकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, असली खूबसूरत होता है वो। मंजिल तो सबको अगर मिलनी मतलब ठाननी है तो मंजिल मिलेगी ही, लेकिन आप जो जो चीजें किए रहते हैं ना, वो आपकी कहानी लिखता है, वो आपकी कहानी बनता है। और वही कहानी संघर्ष की आपकी मतलब बहुत अच्छी बनती है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा, सबको आलस आ रहा होगा कि ठंडी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिस्तर में जाने के बाद तो नींद ही आ जा रही है, तो थोड़ा सा बिस्तर से दूरी बना के अपनी पढ़ाई कीजिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और आपकी सारी चीज़ें तैयार हो सके। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम पूरे फिजिक्स मतलब जितने पार्ट 1 वाला फिजिक्स है उसके सभी फार्मूले को और सभी बीमाओं को देखेंगे और सभी के मात्रक भी देखेंगे। देखिए, कुछ फार्मूले होते हैं एज इट इज, एमसीक्यू में या तो आपको फार्मूले पूछ देगा कि हाँ इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने के मिलते हैं कि जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है। तो आज के सेशन में आपको जो वो वाले मात्रक, बीमा, वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन लगाने के याद होने चाहिए फार्मूले, तो वो भी यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, क्लास को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमेशा आप बस मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, बाकी आपका जो भी ड्रीम है वो तो कंप्लीट होके रहेगा। कौन रोक सकता है आपके ड्रीम्स को कंप्लीट होने से। आपके ड्रीम्स है तो कंप्लीट तो होंगे ही। तो आइए हम पूरा करते हैं। सबसे पहले आपको लिखा, मतलब हम पहले चैप्टर में जो आवेश वाला चैप्टर है, तो आपको मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को अब ये क्या छोटी बात है कि आवेश बराबर किसको नहीं पता होगा, लेकिन हम उसे भी देख लेते हैं कि आवेश को हम दिखाते हैं Q से, और Q बराबर होता है IT, यानी और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और IT हमने इसलिए लिखा, IT के अनुसार हम यहाँ से बीमा निकाल सकते हैं, क्योंकि धारा की बीमा एम्पियर होती है, हम धारा को एम्पियर में मापते हैं और T को हम समय में माने कैपिटल T से दिखाते हैं। तो आपकी यहाँ की बीमा आ गई 80। फिर उसके बाद इसमें आता है कूलाम का नियम। जो कूलाम ने नियम दिया था कि मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, तो उन दो रेखे बीच आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपके पास कूलाम का नियम। और यहाँ से कूलाम के नियम में तो ये एक बल है, तो यहाँ से मात्रक तो आपके पास न्यूटन ही आएगा, और न्यूटन आएगा तो बीमा आपको याद रखनी है वही वाला F बराबर ma याद रखिए। देखिए, बीमा जो होती है ना, ये मान लीजिए कि आप यहाँ से अलग आ गया तो बीमा अलग होगी। बीमा F बराबर M और A से ही आएगी, यानी यहाँ की जो बीमा होगी आप सब पे रखेंगे ना, यहाँ सबको रख लेंगे तो लास्ट में आपको यही देखने को मिलेगा MLT -2, यानी बीमा आपकी यही होगी। फिर उसके बाद इसमें है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम देखें तो E बराबर होता है F/Q, और यहीं से हम निकालते हैं मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी बीमा, न्यूटन की बीमा रख दीजिए, कूलाम की बीमा 80 रख दीजिए। अगर आपको नहीं याद आ रही है तो न्यूटन की तो याद हो जाएगी, और कूलाम की भी इतनी छोटी से याद है 80, बस उसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास MLTP-3 और AP-1 आ जाएगा। आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे रटेंगे कभी नहीं। आप बस देखिए, यहाँ पे हमने बल का रखा MLTP-2, नीचे हम 80 रखे। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये A इनवर्स और T भी इनवर्स होगा, तो T को हम इसी में जोड़ देंगे कि -1 और -2 जुड़ के 3 हो जाएगा,
यानी आपको बीमा तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप सब कुछ रट नहीं सकते, आपको समझना होगा कि हाँ मैं मतलब ऐसे समझ लेता हूँ कि मुझे सारी चीजें रटना नहीं पड़ेगा, मुझे बस ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग चीजों पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बिंदु आवेश के कारण, जैसा कि हम क्यू आवेश अभी हम पढ़ते हैं कि ये क्यू आवेश है, तो क्यू आवेश की कितनी तीव्रता होगी, तो वो आपके पास तीव्रता आती है कि एक बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता आती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद Q अपॉन R स्क्वायर। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण ये हो गई। ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी बिंदु आवेश दिया हो तो हम ये फार्मूला लगा के हम बस अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि वैद्युत ध्रुव के कारण, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो आपको आना चाहिए, उसके साथ साथ इसके फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए। तो हम दो ध्रुव बनाते हैं और एक बार अक्ष पे निकालते हैं और एक बार निरक्षीय पे निकालते हैं। तो अक्षीय का जो फार्मूला होता है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr³ होता है। यही पे डिफरेंस है कि अक्षीय में 2p होगा और निरक्षीय में क्या होगा, केवल मतलब p/r³ होगा। तो याद रखिएगा ये अक्षीय के लिए है और ये निरक्षीय के लिए है। फिर उसके बाद एक और है कि बल आघूर्ण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी आपको 3 नंबर में पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और सबसे ज्यादा इस पे पूछे जाते हैं प्रश्न। आपके यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो आते हैं 3 नंबर वाले, वो यहीं से पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर्स की बात करें तो मैक्सिमम कंडीशन में कि बल आघूर्ण बताइए, तो आपको ध्रुव दिया होगा P को और फिर E का मान दिया होगा और कुछ एंगल को, क्योंकि हम उसमें क्षेत्र में रखते हैं ना, वहां पे ध्रुव रख लेते हैं और वहां पे हम बल आघूर्ण निकालते हैं। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है। अब बल आघूर्ण का मात्रक या बीमा, तो वो भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, मात्रक और बीमा भी, कि अभी P बराबर आप पढ़ के आए हैं कि 2QL और E बराबर F/Q। तो Q से QL कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर। तो ऐसे हो गया इसका टाउ, जो बल आघूर्ण का मात्रक होता है, उसी से आप बीमा निकाल लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो वही तो आता है। तो यहाँ से Q/ε0 होता है फाई E बराबर, याद रखिएगा कि जो गॉस की प्रमेय होती है फाई E बराबर Q/ε0 आपको याद रखना है। और फाई क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। सॉरी यहाँ पे Q लिखा गया, ये फाई है, फाई E आपके पास चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ से भी आप याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर उसके बाद अनंत लंबाई समतल अचालक चादर के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आपको यहाँ से फार्मूले लिखते जाएंगे अलग अलग। यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत जगहों पे निकालना होता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ लेते हैं ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहाँ पे फिर साइंटिस्टों ने प्रयोग शुरू कर दिया कि हाँ इसके कारण निकाल लेते हैं, चालक के कारण निकाल लेते हैं, अचालक के कारण निकाल लेते हैं, 2 तार रख के निकाल लेते हैं कि बीच में की। अचालक के लिए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा E बराबर σ/2ε0। सिग्मा यहाँ से पृष्ठ घनत्व है, लैम्डा को जो होता है उसको हम रेखीय घनत्व बोलते हैं और सिग्मा को हम पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, क्योंकि हमने समतल चादर अचालक चादर ली है। तो समतल अचालक चादर के निकट जो होगा वो होगा σ/2ε0। फिर उसके बाद आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर, यानी बाहर आपको यहाँ से देखिएगा कि ये आवेशित चालक है, तो यहाँ पे E बराबर होता है σ/ε0। ये जब आप चालक ले लेंगे और वहां पे निकालेंगे तो σ/ε0 आता है। अब उसके बाद आवेशित चालक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मतलब हम बाहर देखेंगे और एक हम देखेंगे उनके बीच में। तो जो बाहर होती है कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे अंदर आप जब लेते हैं तो E बराबर σ/ε0 ही होती है।
तो ये देखिए, आवेशित चालक प्लेट के ठीक बीच बाहर और आवेशित अचालक चादर के कारण, मतलब उसके बीच में कि दो हम चालक रख दिए हैं और उनके बीच में हम अगर निकालने जाए तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और तैयार करके रखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इतना फार्मूला देखने को मिलेगा। अब उसके बाद वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर आ जाता है, तो विभव में सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा कि आखिर विभव हम किसे कहते हैं। तो विभव बराबर V बराबर होता है W/Q। तो ये याद रखिएगा, W/Q यहाँ पे होता है, और V का इसका मात्रक जो होता है वोल्ट, या तो हम बोल सकते हैं कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलाम। नीचे लिख लेते हैं इसको हम, जूल प्रति कूलाम। यहाँ पे हमने रख लिया कि इसका विभव का, वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो कितना होता है। अब आपको यहाँ पे निकालनी पड़ती है कि बीमा, तो आप जूल की बीमा आप याद रख सकते हैं कि जूल की बीमा mL² T पे -2, और अगेन K का ये इसी का है, और कूलाम का जो होगा A इनवर्स और T माइनस जाएगा तो यहाँ पे आपके आ जाएगा -3, यानी जो वोल्ट का बीमा होती है, यानी विभव की बीमा, वो mL² T पे -3 A पे इनवर्स आपके पास आ गई इसकी बीमा विभव की। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कार्य जूल एनर्जी की बीमा याद रख लीजिए, जैसे हमने बल की याद रखी थी, तो बल की mL² पे T, अरे वो FL होता है ना W बराबर, तो वहीं से तो आया है, एक L और आ जाएगा, क्योंकि FL साइन थीटा हम लिखते हैं, तो साइन थीटा तो हम लेते नहीं, साइन थीटा वो तो कोड पे जब रखा रहेगा, तो W बराबर हम FL कर सकते हैं। F की बीमा हमें याद है, L को उसमें ऐड कर दीजिए, और फिर बाकी आपका जूल, वही जूल की बीमा हो जाएगी, और कूलाम को भी आपने याद किया कि 80 को नीचे रखेंगे, तो जब हम बीमा में लिखते हैं तो वो ऊपर जाता है, तो A इनवर्स हो जाएगा, और T भी इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ पे और माइनस था 2, तो वह तो उसमें ऐड होने की वजह से mL² -3 पे A इनवर्स हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग निकाली थी, वैसे यहाँ भी हम बिंदु आवेश के कारण जब निकालते हैं विभव, तो आपके पास फार्मूला आता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में R² था और यहाँ पे केवल R है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखना पड़ेगा, सोते सोते याद मत करिएगा, कहीं से एक स्क्वायर इधर उधर हुआ तो फिर आपका सारा सवाल गलती, फिर आप कहेंगे कि हमसे तो गलती हो गई, हमने इतना पढ़ा था, फिर आप ब्लेम हम पे भी डाल सकते हैं कि मैम ने गलती बताया था। तो प्लीज कंसंट्रेट से पढ़िएगा। फिर उसके बाद इसमें भी आता है द्विध्रुव के कारण, जैसे हमने यहाँ पे अक्षीय निरक्षी निकाला, वैसे यहाँ पे भी हम निकालते हैं अक्षीय निरक्षी पे। तो याद रखिएगा, इसमें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि अक्षीय पे आपके लिए फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 P/R², और निरक्षीय पे यहाँ पे कोई भी विभव नहीं पाया जाता, यानी विभव शून्य होता है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन MCQ में दे देता है कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होगा, और आपको भ्रम में डालने के लिए ये सारे ऑप्शन दे देगा, और एक जगह शून्य भी लिखा होगा ऑप्शन में, तो आप थोड़ा सा भ्रम में आ गए, उसके जाल में फंस गए, तो कहीं आप शून्य को भूल न जाए। तो अब तो आप नहीं भूलेंगे कि निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0 होता है, बिल्कुल भी विभव नहीं होता है। अब इसके बाद फार्मूला आ जाता है कि हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि विभव हम पढ़ते हैं ना कि एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो जब हम कार्य कर रहे हैं एक आवेश को लाने में, तो जो एनर्जी यूज करते हैं हम, वो एनर्जी उस आवेश में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2R, यहाँ से फार्मूला होता है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है वैद्युत धारिता। फिर आपके यहाँ से आती है वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता की छोटी सी डिफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ती है
कि कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, यानी धारिता किसे कहते हैं, तो आवेश करने की, धारण करने की क्षमता को हम कहते हैं धारिता। तो आवेश और विभव क्या होता है, एक प्रकार का क्षमता ही होता है, विभव को हम क्षमता ही तो बोलते हैं। तो यहाँ से आपके आ गया इसका फार्मूला। अब इसकी आती है आपके पास मात्रक की, धारिता का मात्रक बताओ, तो कूलम प्रति वोल्ट। और यही से आप वोल्ट और कूलम के रख के बीमा आप यहाँ से निकाल लेंगे, धारिता की बीमा भी। तो यहाँ से आप रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इसका बीमा निकालें तो कूलम की 80 और आप पढ़े हैं mL² T⁻³ A⁻⁻1, ये हो गया आपके पास। अब ये सभी ऊपर चले जाएंगे तो a यहाँ से प्लस में रहेगा तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, m⁻1 L⁻2 और T⁻1, ये आपके पास आ जाती है बीमा। सॉरी -1 नहीं, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, कि ऊपर एक 80 है। तो इस तरीके से आप बीमा भी इसकी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से विलगित गोले चालक की धारिता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा कि अगर विलगित गोले चालक की धारिता पूछे तो आप वहां से बता सकते हैं C = 4πε0r। तो यहाँ से आप ये फार्मूला भी याद रखिएगा। अब कुछ और फार्मूले बचे हैं कि हम संधारित्र का संयोजन कैसे करते हैं, और उसे हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बाकी फार्मूला देखते हैं। तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे फार्मूले रिवाइज कर सकें। तो अब हम देखते हैं आगे के फार्मूले। तीसरे चैप्टर में जो है आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा, देखिए वो दो आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा थी जो हमने पहले देखा था, U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। लेकिन जब आपको एक आवेश में निकालना तो आप यहाँ से U बराबर क्या निकालेंगे, यहाँ से जो ऊर्जा होती है जैसे CV वाले फॉर्म में, कि हम CV में ऐसे करके कैसे निकालेंगे, तो आपको हाफ तो आएगा ही और Q अपन आपके पास बचेगा यहाँ से V। अब यहाँ से आप यहाँ बहुत कई प्रकार से इसे लिख सकते हैं, V का मान रख सकते हैं, कभी Q का मान रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये आ गया कि 1/, मतलब हाफ Q × V को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कि एक आवेश में इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। अभी आप पढ़े हैं कि C बराबर आपके पास क्या होता है, C बराबर आपके पास होता है Q/V। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कि V बराबर आप रख सकते हैं यहाँ से Q/C। तो यहाँ से आप रख सकते हैं कि 1/2। अगर आप Q बराबर क्या आपको रखना है, V बराबर Q/C, यानी तो ये Q²C, एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। फिर वहीं से आप अब V का मान रखे हैं तो आप Q का मान रख लीजिए एक बार। तो जब आप Q का मान यहाँ से निकालेंगे तो Q का मान आपके पास आ जाएगा CV। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और CV का स्क्वायर। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा इतने तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक आवेश में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये फार्मूला लगा लीजिए, ये लगा लीजिए। जब आपको आवेश और विभव दिया हो तो ये फार्मूला लगा लीजिए। जब आपको आवेश और धारिता दी हो तो ये लगा लीजिए, और जब धारिता तथा विभव दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो आपको इसमें फार्मूले मतलब आपको चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही फार्मूले दे दिया तो भाई एक याद है अब बाकी काम कैसे सवाल लगाए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है संधारित्र का संयोजन। और पता है कि जैसे हमने प्रतिरोध में संयोजन किया था वैसे यहाँ पे भी होगा श्रेणी तथा समांतर, और ये जस्ट संयोजन होता है उसका अपोजिट। उसमें श्रेणी में आप पढ़ते हैं कि R = R1 + R2, लेकिन यहाँ पे आप श्रेणी में पढ़ेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 ... वैसे यहाँ C बराबर C1 + C2 + C3। तो बस अपोजिट होता है। इसमें समांतर में C बराबर C1 + C2 + C3 होगा, और श्रेणी में 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो संयोजन आपके पास हो गया। उसके बाद आता है धारा।
वैद्युत धारा वाला चैप्टर, अगर हम आ जाए तीसरे वाले चैप्टर में, तो वैद्युत धारा में जैसे ही धारा आता तो सबसे पहले आपको धारा बराबर फार्मूला और याद होना चाहिए। तो धारा बराबर होता है Q अपॉन T, क्योंकि डिफिनेशन होती है धारा की आवेश प्रवाह की समय दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया इसका फार्मूला। अब यहाँ से I बराबर आप Q को क्या लिख सकते हैं, Q क्या होता है NE, तो आप NE अपॉन T रख सकते हैं। और ऐसे I बराबर NE/AVD रख सकते हैं। जो VD है यहाँ से वो है अनुगमन वेग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। एक धारा के लिए फार्मूला आपको कि अगर हम एक चालक ले लें और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास कुछ तो वेग होगा ही, हम वैद्युत क्षेत्र उनको एक वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो वो इधर उधर गति करते हैं जिसे कि हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो उसके कारण उस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है वो जो गति करते हैं, तो उसमें धारा का मान आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, I बराबर NE/AVD। तो आपको एक फार्मूला इसे भी याद रखना है कि कहीं आपको एरिया दे दिया हो फार्मूले में, अनुगमन वेग दे दिया हो, जैसे VD को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, तब आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे, विद्युत मतलब गतिशीलता क्या होती है। तो गतिशीलता को हम दिखाते हैं म्यू नॉट से, और म्यू नॉट बराबर क्या होता है आपके पास यहाँ से VD अपॉन E, यानी ये अनुगमन वेग के बराबर ही होता है गतिशीलता। अगर हम एकांक वैद्युत क्षेत्र ले लें, यानी हम E का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो आपके पास जो गतिशीलता होगी वो अनुगमन वेग के बराबर हो जाएगी। तो म्यू नॉट पर आपके पास ये आ जाएगा फार्मूला। फिर उसके बाद आता है कि वैद्युत ऊर्जा, यानी वैद्युत ऊर्जा आप जो वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो कार्य बराबर आपके पास यहाँ से आता है। सबसे पहले अगर आप कार्य बराबर निकालें तो कार्य बराबर हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पे V इंटू Q, क्योंकि आप अभी पढ़ के आए हैं कि V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर आपके पास हो जाएगा V इंटू Q। तो इसी के यहीं से आया है आपके पास ये भी कि V बराबर आपके पास आ जाएगा V इंटू Q। अब इस फार्मूले को भी आप चेंज कर सकते हैं, Q का मान रख लीजिए, V का मान रख दीजिए, अलग अलग मान रखते जाइए और अलग अलग चेंज करते चले जाइए इस फार्मूले को आप अपने मर्जी के अनुसार। अब आइए हम करते हैं W बराबर V और Q बराबर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि Q बराबर हो जाएगा IT, तो आप V और IT रख सकते हैं। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से ये मिल गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि W, अब आपने Q का तो मान रख लिया, अब यहाँ से आप V का भी मान रख सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप V का मान रखेंगे तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, तो आप जैसे ही यहाँ पे V बराबर मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा I² RT। ये कहाँ से आया है, ओम के नियम से, ओम के नियम से यह आया है। अब ओम के नियम से आप I का भी तो मान रख सकते हैं। तो जैसे V बराबर आप पढ़े हैं कि IR, तो I बराबर आप पढ़ेंगे कि V अपॉन R। तो जब यहाँ पे आप इसका मान रखेंगे, V का मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा I का ही मान रख लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा V² और नीचे आ जाएगा R का स्क्वायर RT, यानी आपके पास आ जाएगा V² RT। एक फार्मूला आपको यहाँ से कार्य का ये भी मिल जाएगा। तो इतने हैं, इतने तरीके से आप कार्य निकाल सकते हैं। एक फार्मूला याद रखिए बस, उसमें आपको अगर पीछे से आपका बेस तैयार है फिजिक्स का तो सारे फार्मूले यूं बनते चले जाएंगे। अब आपके पास आता है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो याद रखिए कि जो धारा घनत्व होता है इसको हम दिखाते हैं J से, और J बराबर आपके पास फार्मूला होता है एक I/A, और अनुगमन वेग होता है VD। तो आप यहां से लिख सकते हैं J बराबर
NeVd। अब आपको ये दिक्कत की ये फार्मूला याद है कि धारा घनत्व क्या होता है, I/A, J बराबर यही है धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो बस हमने I का ये जो मान है ना यहाँ पे रख दिया, तो A कैंसिल आउट हो गया और J बराबर आपको अनुगमन वेग में इतना संबंध आ गया है। तो जब भी आपके पास अनुगमन वेग और धारा में संबंध पूछा जाए, कभी कभी एक MCQ में पूछ देता है, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप तुरंत ये लगा देंगे। अब आपके पास आएगा विशिष्ट चालकता वो धारा घनत्व में संबंध, यानी J और विशिष्ट चालकता मतलब सिग्मा, हम इसमें क्या संबंध देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास होता है J बराबर सिग्मा पर E। तो ये हो गई विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध को याद रखिएगा कि रो से दिखाते हैं और विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दिखाते हैं। तो इसमें ये धारा घनत्व हो गया और यही आपके पास विशिष्ट चालकता। और E तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपके पास आता है पावर, दिखाते ना कि मेरी पावर कितनी है, तो आप अपनी पावर दिखाइए। तो P बराबर होता है आपके पास W/T। कार्य जितने समय में करेंगे उतना ही तो आपकी क्षमता होगी कि आप ये जो पेपर है कितने समय में सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यही यानी आपको समय से डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी क्षमता का पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि W/T। अब आपने जितने W का मान यहाँ पे निकालना है उस सब W के मान को रखते जाइए यहाँ पे और अलग अलग फार्मूले बनाते जाइए। तो एक बार आप निकाल सकते हैं कि W का मान जैसे ही रखेंगे VIT और नीचे भी T, तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास मिल जाएगा कि P बराबर एक फार्मूला होता है VI। ये भी आपके पास एक फार्मूला मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे अभी यहाँ से V का मान रख सकते हैं, I का मान रख सकते हैं, तो कई फार्मूले आप निकाल लेंगे। मेन फार्मूला आपके पास ये है और बाकी इन सभी से आप फार्मूला बना सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट विद्युत वाहक बल। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। अब ये क्या होता है, तो E बराबर आपके पास होता है V+IR। V+IR। अब देखिए आप इसको E बराबर I R ऐसे भी रख सकते हैं। अब I को आप चाहें तो कॉमन कर लें तो R+R ये आ जाएगा। अगर आप अब यहाँ से I बराबर निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं E/R+R। तो ये आपके पास फार्मूले इतने आ गए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए। जो V है वो विभव है और जो R है ये आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल r इसमें आपका आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध याद रखिएगा। I धारा और V को तो पता है वोल्ट है। और यहाँ पे E है ना, थोड़ा सा ये E ऐसे बना लीजिएगा हमसे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला थोड़ा सा गोल सा ही बना, क्योंकि वो जो कैपिटल इधर दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाते हैं। अब एक चीज आपसे कॉमन पूछी जा सकती है कि किलोवाट धारा में व्यय ऊर्जा, तो आपके पास इसे कैसे निकालेंगे, तो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे धारा अपॉन 1000 कर देंगे तो आपको किलोवाट मिल जाएगा। 1 किलोवाट में कितनी धारा व्यय हो रही है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि किलोवाट धारा में व्यय ऊर्जा पूछे तो आप कब निकालेंगे। अब एक होता है कि जब भी हम मीटर सेतु पढ़ते हैं तो उसमें हम अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं, तो वो अब हमें हमारे पास एग्जाम में मीटर सेतु तो ला के देगा नहीं कि हाँ आप चेक करके बताओ कितना प्रतिरोध कितना है। तो उसके लिए एक फार्मूला निकाला गया है। हम अज्ञात प्रतिरोध को हमेशा S से दिखाते हैं और इसके बराबर फार्मूला होता है 100 - L/L गुणे R। ये जो कैपिटल R है ये प्रतिरोध होता है और ये जो है ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो आप इस फार्मूले का लगा के अज्ञात प्रतिरोध किसी भी सवाल में निकाल सकते हैं। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के फार्मूले को डिस्कस करते हैं। जो आगे का है हमने 3 चैप्टर देख लिया। अब हम नेक्स्ट चौथे चैप्टर में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो अब देखिए हम 3 चैप्टर में विद्युत के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, विद्युत अलग अलग यही तीव्रता निकालते चले जाते हैं। अब जो बात आती है, अब आपके पास आ जाती है चुंबकीय क्षेत्र की।
अब यहाँ से आप चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सारी बातें करेंगे। तो इसमें आता है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने ही मतलब बताया था कि धारा बह रही है तो विद्युत क्षेत्र है, तो वहां पे भी आपके पास चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र को इन्होंने निकाल के बता दिया, हाँ इतना आ रहा है, प्रूव इन्होंने किया था। वो तो ऑस्ट्रेडिन ने केवल कहा था कि एक धारावाही चालक है, वहां से धारा प्रवाहित हो रही है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। अब का भाई आपने कहा तो प्रूव कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेडिन वहां से मतलब इतना तो नहीं कर पाया, लेकिन बायो सेवर्ट आए तो प्रूव कर दिए और उन्होंने एक नियम दे दिया और इस नियम के अनुसार से आप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब अलग अलग निकालने लगे लोग। एक परिमिति रज्जुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसकी मतलब माप लेंगे तो उसके लिए फार्मूला आपके पास ये होगा कि B बराबर म्यू नॉट 4 पाई I/A साइन φ1 माइनस साइन φ2। ये जो है आपके पास कोण है, I धारा है, A दूरी है उस तार के बीच में जहाँ पे हम निकाल रहे हैं, और म्यू नॉट जो होता है ये चुंबकशीलता होती है। जैसे एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता होती है वैसे ये चुंबकशीलता होती है। अब हम एक लेते हैं वृत्ताकार धारावाही लूप। हमने एक जब नियम पढ़ते तो ऐसे लूप ले लेते हैं और इसके कारण हम ऐसे यहाँ पे बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे और यहाँ पे निकालते हैं। तो इसमें दो जगह पे हम निकालते हैं, एक बार हम ये x दूरी पे निकालेंगे और एक बार हम इस केंद्र पे निकालेंगे। तो जब हम x दूरी पे निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला ये आता है कि B बराबर म्यू नॉट NI r² और नीचे 2r² प्लस x² और यहाँ से 3/2। तो आपके पास ये फार्मूला आ जाता है यहाँ से कि जब आपके पास ये कितना है x दूरी पे निकालेंगे लूप से, केंद्र से x दूरी पे, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और जब केंद्र पे ही पूछ दे तब तो बात बन जाती है कि केंद्र पे हमें छोटा सा ही फार्मूला लगाना पड़ता है, म्यू नॉट I/2 पाई, मतलब 2r, पाई नहीं रहेगा 2r लगाना है। और ये लगा के हम केंद्र पे किसी भी लूप के चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। अब आ जाता है इसी में दो नियम इम्पॉर्टेंट है ही। देखिए इसका डेरिवेशन, बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का परिपति नियम, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है। तो आपको फार्मूले याद रहने के साथ हमने डेरिवेशन भी करवाया है, तो प्लीज आप वहां से जाके सेशंस को देख लीजिएगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है मतलब ये जो छोटे से भाग में ये बराबर होती है म्यू नॉट I के। तो आप यहाँ से जब इसका मतलब ये एक प्रकार से समाकलन किया गया है, इसमें भी हम एक तार निकालते हैं और वो पूरे तार को निकालने के लिए हम समाकलन कर देते हैं, तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम आ जाता है। अब आपको लेना है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तारक जाल में। अब अनंत लंबाई लेनी है तो वो आपके पास फार्मूला ये आएगा, B बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2I/r। जो म्यू नॉट का मान होता है वह होता है आपके पास अब उसके बाद आ जाता है आपके पास लारेंज बल। लारेंज बल हम किसे कहते हैं, तो लारेंज बल याद रखिएगा कि F बराबर QVV साइन थीटा। बस एक बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। लारेंज बल वही है ना, मतलब ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो मान लीजिए जब ये कम होता है तो उसको अधिक करेगा, और जब अधिक होता है तो कम करता है, यानी इसका कंटिन्यू चलता रहे, तो वही वाला लारेंज बल F बराबर QVV साइन थीटा। अब इसी में आता है गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। गतिमान आवेश पे लगने वाला बल याद रखेंगे साप की बिल, यानी BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो ये तो आप याद रख सकते हैं साप की बिल वाले से। अब आता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेरिवेशन भी आता है। तो इसके लिए फार्मूला तो आपको तैयार रखना है कि सवाल तो देगा तो आप लगा लेंगे, लेकिन डेरिवेशन भी आपको तैयार रहना चाहिए। और डेरिवेशन आपके जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख सकते हैं। तो FL इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 R, क्योंकि अलग अलग धारावाही मतलब चालक तार ले रहे तो अलग अलग धारा बह रही है, तो I1 और I2 हो गया। अब उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण।
जैसे हमने वैद्युत आघूर्ण निकाला था वैसे ही हम चुंबकीय आघूर्ण भी निकालेंगे, और दिखाते तो हमेशा टाउ से ही है। तो यहाँ पे NIAB sin थीटा, जो ए है वो है आपके पास एरिया, बी है आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, और एन है ये संख्या, और धारा आई का मतलब तो धारा बताइए, और टाउ है बल आघूर्ण, साइन थीटा तो एंगल होगा। अब एक चीजें इसमें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। आपको कभी भी विद्युत और चुंबकीय को अलग करके नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक ही है। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र होना अनिवार्य है, तो इसमें कुछ संबंध ही होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है निर्वात में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की निर्वात में शीलता होती है। ये विद्युतशीलता, ये चुंबकीयशीलता। तो इसमें जो संबंध होता है C बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। C जो है वो प्रकाश की चाल वाला ही है। तो यहाँ से आप ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूले पे संबंध पूछ देता है एमसीक्यू में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और सवाल भी पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट के जो बचे हैं 2 चैप्टर उसका भी कर लें, ताकि ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा द एंड हो जाए और हमारे सारे फार्मूले तैयार हो जाए। अब आगे मतलब जितने हमने पीछे के चैप्टर से देख लिया, अब हम आगे के देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। अब देखिए इसमें जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर्स का नाम जो है 6 चैप्टर होगा इसमें। तो अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए इधर के जो चैप्टर्स में बहुत ही कम फार्मूले होते हैं, और लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपको याद रखना तो बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछने के चांसेस अधिक होते हैं इधर से भी। तो इसमें सबसे पहले आता है विद्युत, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। फैराडे ने जो बताया था कि विद्युत वाहक बल, वही वाला विद्युत वाहक बल। तो इसमें वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के क्या होता है, बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो आपके पास जो उत्पन्न परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो होता है -d∅/dt। अगर यहीं पे फेरों की संख्या n कर दी जाए, तब आपके पास विद्युत वाहक बल का फार्मूला आ जाता है Φ(n)d∅/dt। बस हमें क्या लगा देना है, n लगा देना है। अब यहाँ से आता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी स्व प्रेरण गुणांक तथा अनन्य प्रेरण गुणांक। अब देखते हैं हम इसका क्या होता है फार्मूला, क्या होता है मात्रक, और क्या होता है बीमा सूत्र। दोनों प्रेरण है, इंडक्टेंस है, तो मात्रक और बीमा तो बराबर होंगे, फार्मूले भी सेम होंगे। तो जो स्व प्रेरण होता है उसको हम L से दिखाते हैं, कैपिटल L से, और इसके बराबर जो फार्मूला होता है -E/dI/dt। और जो सिंपल सा फार्मूला L बराबर N∅, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला N∅/I, यहाँ से ये फार्मूला है। और इसका जो मात्रक होता है, स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, अनन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, सेम ही होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी बीमा पूछ दे, तो इसकी बीमा आपके पास ml² T⁻², A⁻², ये होता है आपके पास इसकी बीमा। अब वैसे ही अनन्य प्रेरण भी वही है, बस इसे हम दिखाते हैं कैपिटल M से, और इसमें भी -E/ΔI/ΔT। ये आपके पास ये भी फार्मूला, इसका भी मात्रक हेनरी ही होगा। अब नेक्स्ट है कि किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, देखिए ऊर्जा भी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उधर हम देख रहे थे कि आवेश में भी मतलब ऊर्जा है, तो यहाँ पे भी तो अब कुंडली हम बना रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा तो संचित होगी। तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है U बराबर, ये U है कैपिटल U, ½ Li²। जैसे उसमें था ½ CV², तो वैसे यहाँ पे भी आ गया ½ Li²। यहाँ पे L जो क्या है वो स्व प्रेरण गुणांक है। याद रखिएगा कि इसमें आपको L बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये प्रेरण गुणांक है। अब आता है बेहद इंपॉर्टेंट चुंबकीय फ्लक्स। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र वाले में पढ़ा वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे आ गया चुंबकीय फ्लक्स, और इसका फार्मूला होता है VA cos थीटा।
आपको इसका फार्मूला बेहद मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करें जितना आप स्टार मार्क लगा लें उतना ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है पूछने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस इसका पूछता है मात्रक, तो जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है वेबर, एसआई। और सीजीएस मात्रक कभी कभी आपसे पूछ दे सीजीएस, तो वो होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल, ये होता है इसका मात्रक। और इसकी जो वो पूछा जाता है ना वोल्ट, व्युत्पन्न मात्रक, वोल्ट इंटू सेकेंड, ये इसका होता है मात्रक। अभी आप यहां से वोल्ट इंटू सेकेंड याद रखना जरूरी है, ताकि अगर आपको बीमा भूल जाती है तो आप बीमा आसानी से निकाल लें। तो वोल्ट बराबर अभी आप बीमा याद करके आए थे कि एम एल पे स्क्वायर और टी पे आप पीछे -3 निकाले थे, लेकिन यहाँ पे आता है -2 और ए पे -1, क्योंकि 1 सेकेंड यहाँ पे है ना, तो वो जो मल्टीप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे जो 3 होता है वो किस में बदल जाता है 2 में, क्योंकि वो प्लस था और ये माइनस है तो कट जाते हैं। तो आपके इसके पास ये हो गई इसकी बीमा, तो आप याद भी रख सकते हैं, नहीं तो ये वाला मात्रक याद रखिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद आता है प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर। और प्रत्यावर्ती धारा भी बहुत जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपको ट्रांसफार्मर, एलसीआर सर्किट पढ़ना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे आपको फार्मूला भी याद रखना है। और एलसीआर सर्किट पे बहुत पूछता है कि कालांतर पूछेगा, वहाँ से प्रतिबाधा पूछेगा, वहाँ से शक्ति गुणांक पूछेगा, फिर ट्रांसफार्मर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकल में भी उसे बना सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे देख ही लिया है। तो आज वहाँ के हम फार्मूले भी देख लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहले आपके मान जो आता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू, स्क्वायर रूट वैल्यू। स्क्वायर मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर बोल सकते हैं, हिंदी में स्क्वायर मीन्स रूट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये RMS का मतलब यही है, रूट मीन्स स्क्वायर। तो इसके लिए आपके पास IRMS का जो मान होता है, फार्मूला याद रखना कि I0/2π होता है। वैसे ही जब आप प्रत्यावर्ती वोल्टा निकालेंगे तो यहाँ पे जो भी RMS वोल्ट आता है वो I0/2 होता है। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे हैं, और यहाँ से जब सवाल आते हैं तो आसानी से आप लगा सकते हैं। बस वहाँ से IRMS वैल्यू दिया होगा और मान लीजिए या तो I0 का मान दिया होगा, कोई एक मान दिया होगा, और आप लगा के ये दोनों फार्मूला मतलब जो भी पूछेगा तो आप फार्मूला याद है तो लगा सकते हैं। IRMS बराबर I0/√2 और VRMS बराबर I0/√2, ये हो गया आपके पास फार्मूला। अब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, सॉरी टी छूट गया है, ओमेगा टी। तो याद रखना है, सिंपल सा है, ये 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा समीकरण। और वैसे ही वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ओमेगा जो ये लिखा गया कि ओमेगा है। अब इसके बाद आता है प्रेरण प्रतिघात। तो अभी प्रेरण को आप प्रेरकत्व को L से दिखा रहे थे, अब प्रतिघात में X लग जाता है, तो XL बराबर होता है ओमेगा L। तो जब भी प्रेरण प्रतिघात पूछे तो आप बताएंगे XL बराबर ओमेगा L। और जब धारितीय मतलब धारिता वाला प्रतिघात पूछा जाए तो आप XC बराबर 1/ओमेगा L बताएं, ओमेगा C बताएंगे। तो जब भी आपके पास XC पूछा जाए तो XC बराबर 1/ओमेगा C और XL बराबर ओमेगा L। अब इसके बाद LCR में प्रतिबाधा, जो कि आप पीछे भी याद किए थे और यहाँ पे भी देखिए आपको मिल गया कि आपको LCR सर्किट में जो प्रतिबाधा है वो क्या होती है। तो √R² ब्रैकेट में XL - XC का स्क्वायर, क्योंकि हमने ये वाला ग्राफ बनाया था निकालने के लिए, तो ऊपर हम XL लेते हैं और नीचे हम XC लेते हैं। तो XC XL से छोटा होता है, तो जब भी हम यहाँ पे लेते हैं तो XL - XC निकाल लेते हैं, और इधर जो होता है वो हमारा R वाला होता है। तो इस तरीके से हमने जो निकाला था वही है। अब कभी कभी आपके पास C ना पूछ के ना L और R में, वहाँ पे आपको जब भी सर्किट देगा तो कैपेसिटेंस हटा देगा, आपको L और R मिलेगा। तो उसके लिए प्रतिबाधा का फार्मूला आपके पास ये होता है। Z से हम दिखाते हैं प्रतिबाधा को,
और इसके बराबर फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब कालांतर पूछा जाता है तो फाई tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, वो यहीं से निकाला गया है। tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होगा ना, लंब बटा आधार। तो आपके पास यहाँ से लंब निकालना होता है, तो लंब आपके पास ये है और इधर हम आधार लेते हैं, तो इधर हम आर लेते हैं ना, आर ही ले लीजिए। तो ये लंब हो गया और ये आधार, तो वही tan फाई बराबर यही आपके पास तो कालांतर होता है, ये जो एंगल बन रहा है, तो यही tan बराबर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि इधर हम लेंगे तो ये भी तो मान यही होगा ना, एक्सएल माइनस एक्सी, तो ये लंब बटा आधार आप यहाँ से निकाल लेंगे, कालांतर हो गया। अब एक शक्ति गुणांक पूछा जाता है, तो शक्ति गुणांक को हम cos फाई से दिखाते हैं और ये होता है आर अपॉन जेड, यानी वहां पे प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा शक्ति गुणांक कहलाता है। प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। तो शक्ति गुणांक के लिए ये फार्मूला याद रख सकते हैं। अब इसी में ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, तो ये होता है अपने जब दो कुंडलियां लगाते हैं, एनएस एनपी बराबर वीएस वीपी। और इसी में एक ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछी जाती है कि बताइए आपकी जो आपने जो ट्रांसफार्मर बनाया उसकी दक्षता कितनी है, कैसे निकाला जाएगा। या तो कोई आपको अनन्य दे दिया जा रहा है कि इसकी दक्षता बताइए, तो आप वहां से ये प्राइमरी कुंडली इसका मतलब, और यहाँ से पी का मतलब प्राइमरी कुंडली, इसका मतलब सेकेंडरी कुंडली, और पी का मतलब पावर है। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपको दक्षता मिल जाएगी, और दक्षता को हम मीटर से दिखाते हैं। तो ये था इसमें इतना चैप्टर। तो देखिए ये जो बहुत अधिक जो फार्मूला है ये है लास्ट का, जो एक मतलब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे हैं उसमें बहुत कम ही वहां से आपको मिलता है फार्मूला की, मतलब लैम्डा हो गया, प्रकाश की चाल हो गया, इसी में संबंध है। तो एक दो है तो उसे हम देख लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपके पूरे पार्ट 1 की फार्मूला शीट खत्म हो जाएगी और आप इसे मान लीजिए सबका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार खुद से लिख लीजिएगा और इसे याद करते रहिएगा मल्टीपल, क्योंकि आप याद रखेंगे तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो बचा उसे हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेशन का एंड करते हैं। चैप्टर में जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उसमें बहुत ही कम फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक आता है तरंग दैर्ध्य, जो कि आपको तो बहुत दिनों से मतलब याद ही होगा क्योंकि 10 में बस शुरू से हो जाता है पढ़ना की तरंग दैर्ध्य बराबर, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं और लैम्डा बराबर c अपॉन म्यू होता है। ये v ना मान लीजिएगा कि ये प्रकाश म्यू है, आवृत्ति, प्रकाश की चाल अपन आवृत्ति को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब इसमें जो हमें पता है कि प्रकाश की जो तरंगे होती है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी वैद्युत और चुंबकीय दोनों के रूप में होता है। तो इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र भी मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है, इस संबंध इस अनुपात को ही आयाम कहते हैं। और E नॉट बी अपॉन बी नॉट बराबर होता है आपके पास C। अब उसके बाद होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर आपके पास आता है V बराबर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जब भी कोई भी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो उसमें जब चुंबकीय लेंगे तो उसके लिए जब समीकरण लिखना होगा तो B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन माइनस के एक्स लिखेंगे। और बस जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पूछ दे तो आप B को बदल के E कर दीजिएगा, बाकी जो है सेम रहेगा। यहाँ पे सेम आप लिखते चले जाएंगे। E बराबर आपके पास E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो ये उसमें दूरी उरी माप के हम निकालते हैं। तो आपका पूरे फार्मूला का होता है यहाँ पे अंत। अगर आप इस सेशंस को अच्छे से देख लेते हैं, फार्मूला तैयार कर लेते हैं, तो फिजिक्स में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा फार्मूला तैयार है, मैं सवाल लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मूले से पूछे जाते हैं, बीमा से पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। सेशन थोड़ा लंबा था लेकिन प्लीज़ देख लीजिएगा, अभी आपके पास कम पढ़ाई करने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना अधिक पढ़ाई कर सकते हो उतना अधिक पढ़ाई कीजिएगा। और प्लीज़ बच्चों, आलस आएगा तो उस आलस को त्याग कर आप पढ़ाई कीजिएगा, तभी तो आपकी एक संघर्ष भरी कहानी बनेगी। और यही कहानी आप जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो सुनाइएगा कि आसान नहीं था वो लम्हे,
जब सभी सोते थे और हम जागते थे। तो अच्छा लगेगा ना, फिर प्राउड से आप अपनी कहानी बता पाएंगे। तो थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।